हेलो फ्रेंड्स, मैं शंभू कुमार BS रडा में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये पिछले वाला वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ना था हमें इतिहास में, यानी हिस्ट्री का कौन कौन से सेक्शन पढ़ना था वो मैं कल समझाया था। और आज जो है कल देखें हम लोग, आज जो है हम लोग प्राचीन भारत बात हम लोग करते हैं। और इसमें हम लोग कुछ सभ्यता के बारे में भी कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग नजर डालेंगे। देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट देखिए, बहुत इतिहास का जो है पहला क्वेश्चन है, इसको कहा जाए तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यानी जैसे हम लोग की बात करते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है, इतिहास क्या चीज है, इतिहास को समझना कैसे है, ये मैं पिछले वाला वीडियो में बता चुका हूं, आप उसको जाकर के देख सकते हैं, है ना। तो इतिहास का पिता से कहा जाता है, तो हेरोडोटस को एक नंबर का क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन ये बनता रहता है। अब कहता है इतिहास का विभाजन जो है हम तीन प्रमुख भागों में कल बताया था। तो देखेंगे, एक है प्राग इतिहास काल, आदि इतिहास, और एक है इतिहास, है ना। इन तीन प्रमुख भागों में हमने कल बताया था। और प्रयाग ऐतिहासिक काल क्या है समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही कि प्रयाग ऐतिहासिक का अर्थ होता है कि जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जैसे में पाषाण काल, इतने सारे पत्थरों के जमाने में कोई प्रमुख घटनाओं का हम अगर बात करें तो घटना तो जरूर हुई है, इतिहास में कहीं ना कहीं विवरण मिलता है, लेकिन उनके कोई लिखित विवरण साक्ष्य के रूप में उपलब्ध नहीं है, है ना। तो इस तरह के कालखंड को हम प्राग ऐतिहासिक कालखंड के रूप में जानते हैं। कहता है कि उसमें कोई लिखित, देखिएगा, लिपि साक्ष्य, है ना। अगला कह रहा है कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिपि के साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। क्या नहीं? तो पढ़ा नहीं जा सकता। उसको हम सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता काल कह सकते हैं। याद रखेंगे, कहता है कुछ ऐसे भी हैं। पहला आप देखेंगे, प्राग इतिहास अर्थ है उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जैसे पाषाण काल, ठीक ना। और कहता है कि आद्य ऐतिहासिक काल, आरा लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, मिस हो गया है, आद्य होगा। आद्य इतिहास काल, प्राग ऐतिहासिक काल देखा, आद्य ऐतिहासिक काल जिसके लिपि का साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। तो जैसे में आपका सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत कुछ साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसका लिखित विवरण मिले हैं लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं। और उसी तरह से वैदिक काल का याद रखेंगे, जहां से लिखित साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाते हैं उसे हम इतिहास का, जहां से लिखित साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाला काल, यानी कि इतिहास का जो शुरुआत है, यहाँ पे देखें मेरे साथी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हमारी इतिहास की शुरुआत हो जाती है। यानी जहां से लिखित विवरण कुछ नहीं मिलता है वो हो गया प्रागैतिहासिक काल। जहां से लिपिबद्ध अगर कुछ मिलता है हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक, उसे आद्य ऐतिहासिक काल। और जहां से लिखित विवरण हमें मौजूद हो गया है तो उसे हम कहते हैं इतिहास। इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है प्राचीन भारत में इतिहास का समय निर्धारित करने के लिए, है ना, इस प्रकार की तिथियों का प्रयोग किया जाता है भैया। तो हम इतिहास को जानते हैं कि सर कोई ऐसे तिथि बताइए जहां से हम इतिहास को गणना कर सकते हैं। तो देखिएगा, एक लिखा हुआ है BC, है ना, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। एक है ईस्वी यानी AD। कह रहा है कि ईसा पूर्व का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? तो ईसा पूर्व कहता है ईसा मसीह के मृत्यु के पहले की घटनाएं। ईसा पूर्व की जब हम बात करते हैं, ईसा मसीह के मृत्यु के पूर्व, एक होगा उसका ईस्वी सन, उनके मृत्यु के बाद, ये हो गया ईस्वी सन। ये दो चीज याद रखेंगे, ईसा मसीह के मृत्यु से जो पूर्व में जितनी सारी घटनाएं हुई हैं उनको हम बैक डेट से पीछे की ओर चलते हैं तो उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। और उनके मृत्यु के बाद की जो घटना घटी है उसे हम ईस्वी सन में बोलते हैं, याद रखेंगे।
भारत के इतिहास का प्रारंभ सामान्यतः सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व से माना जाता है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 तक। हम अगर भारत की इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करें तो सिंधु सभ्यता से लेकर करके अपने देश की आजादी तक, यहाँ तक कि हम लोग आज जिस कालखंड में जी रहे हैं, यहाँ तक भी जो है हम उसको भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 से माना जाता है। याद रखेंगे, कह रहा है कि भारत के इतिहास का प्रारंभ सामान्यतः सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग इतना 3000 ईसा पूर्व से माना जाता है और इसका अंत कहां तक माना जाता है? आजादी तक, है ना। उसके बाद जो हम लोग अभी भी जो है वर्तमान में चल रहे हैं। भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब कहता है कि भारत के विभाजित किया जाता है 3 भागों में। भारत के इतिहास कैसे भाई? तो पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। ये भारत का इतिहास पढ़ने के बारे में बात करेंगे, पूरे इतिहास नहीं, सब देश के बारे में नहीं। तथा प्राचीन भारत का इतिहास जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पहले तक, है ना। कहता 3000 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक हम प्राचीन भारत के इतिहास में अध्ययन करेंगे। और मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो देखेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना से उत्तरकालीन मुगल शासक के पहले तक, हम लोग इसको मध्यकालीन भारत में रखेंगे। और आधुनिक भारत का इतिहास जो है उत्तरकालीन मुगल शासक, यानी कि मुगलों का जो शासक हुआ, है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जो आप देख रहे हैं, सुनते हैं, वो औरंगजेब तक जो है मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ते हैं। औरंगजेब तक, औरंगजेब के बाद वाले जो शासक आएंगे, बहादुर शाह प्रथम से चलेगा, वहां से हम उत्तर मुगल कालीन शासक पढ़ते हैं। इसी को हम मुगलों का पतन भी कह सकते हैं। मुगलों का पतन मतलब अंग्रेजों का आक्रमण, यानी कि अंग्रेजों का आगमन। आगमन याद रखेंगे। तो उत्तर मुगल कालीन की स्थापना से भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक, यानी कि 1707 कहने का मतलब ये हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो बहादुर शाह प्रथम हुए, उसके बाद जितने भी मुगल के वंशज में जो शासक बने, वो सब अपने आप को कमजोर महसूस किया। यहाँ देखा जाए कि उनके ही कालखंडों में ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का दबदबा बनता चला गया। वहीं से धीरे धीरे हम उसको आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। चलेंगे दोस्त, इतना तक तो आपको समझ में आया होगा, कंप्लीट। अब नीचे देखा जाए कि कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करें तो कह रहा है कि खेती यानी कृषि के जाने का सबसे पहला प्रमाण कहां से मिलता है मेरे दोस्त? मेहरगढ़ से। देखेंगे कृषि का प्रमाण मेहरगढ़ मारना है, लेकिन कृषि में अब अगर कहा जाए कि चावल कहां से मिला है, तो चावल देखिए मिला है कोलडीहवा से, यानी धान, चावल की खेती यानी धान, समझ रहे हैं, वो कोलडीहवा से मिला है। और सोने का सबसे पुराना अवशेष देखेंगे, सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईस्वी में कर्नाटक के पास पूरा पाषाण कालीन स्थान से मिले हैं। याद रखेंगे, मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाली सबसे पहली धातु क्या था? तांबा। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राचीन इतिहास में सर क्वेश्चन आता है कि मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पहली धातु कौन है, तो भाई लोहा से कोई अवगत भी नहीं थे। सबसे पहली धातु क्या है? तो तांबा। क्या है? तांबा। अब मिट्टी के बर्तन बनाने को शुरुआत जो है कब से हुआ है? तो नवपाषाण काल से। अगर मिट्टी के बर्तन की बात किए जाए तो ये हुआ है नवपाषाण काल से। कंप्लीट। देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ क्वेश्चन प्रमुख बिंदु को हम लोग समझेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है सबसे प्राचीन सभ्यता है। याद रखेंगे ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता की जानकारी जो है हमें हड़प्पा नामक जगह से मिलती है। कहां से मिलती है मेरे दोस्त? तो ये हड़प्पा नामक जगह से मिलती है। याद रखेंगे हड़प्पा। इसीलिए सिंधु की सभ्यता को हम हड़प्पा के नाम पर खोजे जाने या रखे जाने के तदुपरांत हम इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। याद रखिएगा, लगभग हड़प्पा की सभ्यता में अगर खुदाई हुई तो इससे लगभग 1400, इसमें लगभग 1400 बस्तियां भी मिली है। जो याद रखेंगे 925 बस्तियां भारत में और 475 पाकिस्तान में खोजे गए हैं। ये वैसे बस्तियां हैं
ये वो ऐसे बस्तियां हैं, 925 बस्तियां जो हैं भारत में और 475 बस्तियां पाकिस्तान में हैं। ये सब हड़प्पा कालीन बस्तियां, यानी जिसको हम कह सकते हैं खोपड़ी युक्त मकान बने हुए थे। वो धीरे धीरे सभ्यता की ओर चलते गए और धीरे धीरे इतना डेवलप कर गए, इतने विकसित कर गए कि मत कहिए। वो सिंधु घाटी सभ्यता आपको आगे चल करके दिखने को बताएगा, मिलेगा कि वहां सबसे नगरीय सभ्यता मानी गई। बताओ, जहां झोपड़ी से शुरुआत होकर करके इतनी विकास कर गया, इतनी विकास हो गई कि जहां बिल्डिंग बन गए, वहां के नाली, दरवाजे, खिड़की, मकान, इन सारे जो है पक्कीकरण और कुएं, चबूतरे वगैरह वगैरह मिलने लगे थे खुदाई में। तो चलते हैं आगे, देखते हैं सिंधु सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। देखिए, जब हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई होगी, जब हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई होगी तो वहां के रहने वाले लोग कैसे रहते होंगे, उनकी मकान कैसे स्थिति में होगी। लेकिन जब वो सिंधु सभ्यता के स्थिति में पहुंच गए, यानी सभ्य लोग हो गए, जब खाने पीने और पहनने ओढ़ने और रहने और पशुपालन वगैरह वगैरह स्थिति जब उनके पास मौजूदा स्थिति जब इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि उनकी जो व्यवस्था थी वो नगरीय सभ्यता हो गई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी। हड़प्पा सभ्यता के जानकारी जो है सबसे पहले किसने दिया था, तो चार्ल्स मैसन ने दी थी। याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के समय, याद रखेंगे, राय बहादुर शाहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज, बहुत बार आता है 1921 और 1922, ये दोनों बहुत याद रखिएगा, है ना, याद रखना है। 1921 में हड़प्पा की खोज हुआ और 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई। दो क्वेश्चन यहाँ से आता है, 1921 और 1922, है ना। 1921 में देखेंगे तो हड़प्पा की खोज हुई है और 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा आपका मोहनजोदड़ो की खोज की गई है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक ही साम्राज्य की जुड़वा बहनें कहें या जुड़वा राजधानी भी कहा गया है। इसको कहने वाला व्यक्ति कौन है, वो है पिग्गट महोदय। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक ही साम्राज्य की जुड़वा बहनें या जुड़वा राजधानी कहे हैं। कौन कहा भाई, पिग्गट महोदय ने, याद रखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में थी और याद रखेंगे रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2300 ईसा पूर्व से 1700 या कहीं कहीं आपको 1750 ईसा पूर्व के बीच कुल अस्तित्व में विद्यमान माना जाता है। व्हीलर और मार्शल के अनुसार इस सभ्यता की उत्पत्ति देखिए किस सभ्यता से हुई है भाई, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता का तात्पर्य हो गया इराक और ईरान को आप समझ रहे होंगे। दजला और फरात दो नदी है, दजला और फरात दो नदियों के बीच का जो जगह हुआ उसी को हम मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय माना जाता है। कोई भी सभ्यता का उदय जो होता है मेरे साथी, किसी भी सभ्यता का उदय जो है वो नदी किनारे से होती है। चाहे हमारी हड़प्पा की सभ्यता है वो भी सिंधु घाटी नदी से हुआ है, याद रखेंगे। और जो मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं वो भी दजला एवं फरात की नदी, याद रखेंगे। जो भी शहर बाजार नगर अगर वो नदी के किनारे बसा हुआ है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो मान लो किसी अन्य शहर बाजार से या किसी अन्य देश और महादेश से वो ज्यादा डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि उनके आवागमन की सुविधा, आयात निर्यात की सुविधा, है ना, बहुत सारे जल की मैंने उनके पास जो व्यवस्था है, जलयानों की विविधता और मत्स्य पालन, पानी की जो है भरपूर मात्रा में उनका यूज करने का एक संभावना बना रहता है, जिसके चलते जो है कोई भी सभ्यता का विकास जो होता है नदी किनारे से। नदी किनारे सभ्यता उपजी पहली बार, धीरे धीरे विकसित हुआ मानव का संसार। नदी किनारे सभ्यता उपजी पहली बार और धीरे धीरे विकसित हुआ मानव का संसार, यानी पूरे संसार में जो मानव की उत्पत्ति हुई है किसी न किसी सभ्यता से हुई है, और किसी न किसी सभ्यता की उत्पत्ति जो हुई है वो किसी न किसी नदी के किनारे से हुई है। और आज भी हम लोग देखेंगे साथी, अगर नदी के किनारे, समुद्र के किनारे अगर कोई नगर बसा हुआ है तो उस नगर के तुलना में देखिए जो नदी किनारे या समुद्र किनारे नहीं है उसके तुलना में वो ज्यादा डेवलप होगा।
अगर आज नहीं है तो डिफिनिट किसी न किसी समय में वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा। समझने का प्रयास करेंगे, किसी भी सभ्यता की उत्पत्ति या किसी सभ्यता का विकास ये कहां से हुआ है, किसी न किसी नदी किनारे से हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे मेसोपोटामिया की बात आ रही है। याद आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता तो दजला एवं फरात नदी से हुई है, इन दोनों के बीच के जगहों से। कहता है, याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र याद रखेंगे, और सबसे पहले कैसा था भैया, तो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र जो है कैसा था, तो ये त्रिभुजाकार है। याद रखेंगे त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल कहता है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण में लंबाई 1400 और पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर थी। चलिए यहां से तो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये जरूर रहेगा कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है भैया ये कैसा था। तो याद रखेंगे ये त्रिभुजाकार था। कैसा था, ये त्रिभुजाकार था। याद रखेंगे कैसा है, ये त्रिभुजाकार क्षेत्र था। ध्यान रखेंगे सिंधु सभ्यता, यहां से क्वेश्चन आता है उत्तर में। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के उत्तर में मांडा, जहां कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, और दक्षिण में याद रखिएगा दाइमाबाद है जो नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। पूरब में आलमगीरपुर है और पश्चिम में मकराना समुद्र तट है, जहां ये क्षेत्र का नाम बताते हैं आपको बलूचिस्तान या सुतका गेंडोर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर में जो है, उत्तर में मांडा है और पश्चिम में आपने अभी देखा कि बलूचिस्तान है और सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर है, और दक्षिण में दाइमाबाद है, दाइमाबाद है। याद रखेगा है ना, और पूरब में देखिएगा आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी क्षेत्र बलूचिस्तान या सुतका गेंडोर है, और उसके दक्षिण में दाइमाबाद है। याद रखिएगा, और पूरब में आलमगीरपुर है और उत्तर में मांडा। याद रखेंगे ये क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस सभ्यता की खुदाई से भिन्न भिन्न जातियों का अस्थि पंजर मिले हैं जी, भिन्न भिन्न जातियों का अस्थि पंजर मिले हैं, यानी उनसे कुछ न कुछ हड्डियों का जो है प्राप्ति हुई है। इनमें भूमध्य सागरीय देखेंगे कौन कौन क्षेत्र के लोग से तुलना की गई है, कहां कहां के लोग से। तब भूमध्य सागर के आसपास रहने वाले जितने क्षेत्र के लोग हैं उनके अस्थिपंजर और प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जाति जनजाति जो है और मंगोलियन, इस प्रकार के जातियों का यहाँ पे जो है अस्थिपंजर मिले हैं। जब खुदाई हुआ इन क्षेत्रों में तो इनके हड्डियों अस्थि पंजरों से यह प्राप्त हुआ कि इनका रहन सहन, इनके आकृति और इनकी जो जीवन शैली वगैरह वगैरह इन जातियों से मिलती जुलती है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहते हैं, या प्रोटो एस्ट्रोलॉइड या मंगोलियन यानी मंगलोइड जाति से मिलती जुलती है। क्या बात है, कहां से मिला है, तो सभ्यता की खुदाई से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से ऐसे अस्थि पंजरों का मिलना यह साबित करता है कि इन क्षेत्र के लोगों से यहाँ किसी न किसी रूप में, चाहे तो वह व्यापारिक संबंध क्यों ना हो, एक दूसरे से मिलता जुलता है। लोग वहां से यहाँ और यहाँ के लोग वहां आया जाया करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के अब तक लगभग 1000 स्थानों की खोज की जा चुकी है, 6 नगर माना गया है, जिसमें 6 को हम बड़े नगर के रूप में जानते हैं। याद रखेंगे वो 6 नगर कौन कौन है मेरे साथी, तो वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवाली, धौलावीरा। इनमें से धौलावीरा सबसे बड़ा था। याद रखिए सबसे बड़ा था, लेकिन ये सारे जो आप 6 देख रहे हैं सारे प्रमुख यानी मुख्य जगह है इस सभ्यता के संबंध में। लेकिन बाद में हम देखें मॉडर्न में आगे चलकर देखिएगा तो सबसे बड़ा एक क्षेत्र मिला है वो हरियाणा का है, राखी गढ़ी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा कालीन कोई स्थल बताया जाए जो सबसे बाद में मिलने वाला सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन सभ्यता के रूप में, हड़प्पाकालीन सभ्यता के काल के कुछ क्षेत्र अगर मिले हैं तो सबसे बड़ा क्षेत्र क्या मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवाली, धौलावीरा,
इसमें कह रहा है कि धौलावीरा सबसे बड़ा है, लेकिन मैं बता दूं इससे भी सबसे बड़ा राखी गढ़ी। कौन खोला गया है? राखी गढ़ी, जो कहां है? हरियाणा में है, याद रखेंगे। देखेंगे उस सभ्यता की सबसे अच्छी बातें क्या थी कि वहां के लोगों का जो घर, जो अपना आवास बना हुआ था, सड़क बना हुआ होता था, वहां सबसे अच्छा देखिए क्या था? जल निकासी। आज हमारे गांव में, शहर में देखते हैं कि थोड़ी सी बारिश हो गई तो पूरा नाला नाली सब भर जाता है, गली भी भर जाता है, कचरा ही कचरा हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए जल निकासी की व्यवस्था इस सभ्यता की ऐसी विशेषता थी जो किसी अन्य सभ्यता में नहीं थी। वाह! अरे हमारी सभ्यता इतनी पनपी हुई सभ्यता थी, इतनी विकसित सभ्यता थी कि वहां नली गली सड़क वगैरह वगैरह एकदम कहिए तो इतना अच्छा था कि वैसी व्यवस्था किसी और भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों में माउंट गोमरी जिला, ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा स्थित है तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला पंजाब प्रांत में, याद रखिएगा, जो रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। किस जिले में है? माउंट गोमरी, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा से कई चीजों का अवशेष प्रमाण मिले हैं। क्या क्या मिले भैया? जैसे सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहरें, याद रखेंगे। कहता है कि सबसे अधिक मुहर कहां से मिला है? क्वेश्चन आएगा सबसे अधिक मुहरें कहां से मिली है? तो वो मिली है मुहरें हड़प्पा से। कहां से मिले भैया? हड़प्पा से मिले हैं, याद रखेंगे, हड़प्पा से मिले हैं। कितने मुहर मिले हैं? तो 891 मुहर मिले हैं। और पीतल की का गाड़ी भी मिले हैं, तो हड़प्पा से मिले हैं। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा भी मिला है। देखिएगा कितना ये विकास की बात बताया जा रहा है। शवाधान के गड्ढों में ईंट लगाने का प्रमाण। शवाधान का मतलब कोई अगर व्यक्ति मरते हैं तो उनको दफनाया जाता है तो अंदर ईंट से, ऐसा नहीं कि खाली मट्टी से भर दिया जाए, वहां ईंटों का भी प्रमाण मिले हैं। शवाधान के गड्ढों में ईंट लगाने का प्रमाण भी मिले हैं। और कांसे का दर्पण, जो शीशा नहीं था तो कांसे को घिस करके इतनी चिकनदार और पॉलिशदार बनाया जाता था, वो चमकता था, उसमें क्या होता था, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे कांसे का दर्पण और सुरमा लगाने की सलाई। सुरमा लगाने मतलब इतना है कि उस जमाने के लोग सुरमा लगाया करते थे, उस जमाने में लोग कंघी किया करते थे, और उस जमाने में लोग लिपस्टिक और पाउडर का भी प्रयोग किया करते थे, है ना। कर्मचारियों के आवास मिले हैं, ये सब मिले हैं हड़प्पा से। 16 भट्ठी मिले हैं। अच्छा अन्नागार यानी अनाज रखने का 2 समूह। लाल पत्थर से बनी पुरुष के निर्वस्त्र धड़। देखेंगे लाल पत्थर से बने हुए पुरुष के निर्वस्त्र का मतलब हुआ कि कोई वस्त्र नहीं पहने हुए, उनका जो है नेकेड यानी नंगा शरीर का भी ये प्रतिमा मिली है। ये भी हड़प्पा से मिली है ना। और एक है R37। कोई पूछ दे कि हड़प्पा में मिले प्रमुख कब्रिस्तान का नाम क्या था, तो उसे देखिए अंकित किया गया है R37। R37 कब्रिस्तान है। और मातृदेवी को मूर्ति भी यहाँ मिला है। लकड़ी का ताबूत, ताबूत का मतलब समझ में आया, जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है, मर जाता है, तो उसको कपड़े में लपेट करके काठ के बक्से में, लकड़ी के बक्से में उसको रखा जाता है, उस पर कील मारा जाता है, यानी लकड़ी का ताबूत। फसल रखने का खलिहान, ये तो हम लोग के आज भी है ना, फसल रखने का खलिहान। और तांबा गलाने का पात्र। इतने सारे चीज कहां से मिले मेरे साथी? ये हड़प्पा से मिले हैं। क्वेश्चन है कि हड़प्पा से कौन कौन सी सामग्री का साक्ष्य मिले हैं? तो पीतल की का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, सावधान के गड्ढों में ईंट लगाने का प्रमाण, कांसे का दर्पण, सुरमा लगाने का सलाई, और कर्मचारियों के आवास, 16 भट्ठी, 6 अन्नागार, लाल पत्थरों से निर्वस्त्र पुरुष का मूर्ति, देवी मूर्ति, अन्य इन तरह के ताबूतों, लकड़ी के बने ताबूतों का भी ये सारे जो है जिक्र किया गया है। कहां से मिले हैं? ये सब मिले हैं हड़प्पा से। अब देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो जो है सिंध के लड़काना जिले में, याद रखिएगा। कहाँ वो था? कहाँ? ये लड़काना जिला में, मोहनजोदड़ो लड़काना जिला में। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, याद रखेंगे। क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से बहुत सारे चीजों का भी प्रमाण मिले हैं, जैसे में विशाल स्नानागार। देखिए विशाल मतलब बहुत बड़ा, स्नानागार
है ना, जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और अगला देखेंगे बौद्ध स्तूप भी मिले हैं, समझने का प्रयास करेंगे। मोहनजोदड़ो से बौद्ध स्तूप, आप समझ पा रहे होंगे, लिंग पूजा के प्रमाण मिले हैं। वाह, यहाँ पे लिंग पूजा का प्रमाण मिले हैं। अब वृषभ मैंने बैल की मृण मूर्तियां भी मिली है, और अन्नागार अन्नागार भी मिले हैं। यानी कि इतने सारे प्रमाण आपका मोहनजोदड़ो से मिले हैं। याद रखेंगे, और कह रहा है सीटदार शौचालय, ऐसे शौचालय जिसमें सीट का जो अभी हम लोग प्रयोग करते हैं, उस जमाने में सीट बैठाया हुआ शौचालय भी मिले हैं। और देखेंगे 1398 मुहर मिले हैं, जबकि अब 891 आप हड़प्पा से यहाँ पे देखे होंगे कि 891 मिले थे हड़प्पा से, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि आपको 1398 मुहरे भी मिले हैं। पुरोहित का धड़ मिला है। मिश्रित पशु की मूर्ति, मिश्रित पशु का मतलब एक ही मूर्ति में दो प्रकार के पशुओं की आकृति बनाई गई है। और सबसे अच्छी बात है कि नर्तकी की कांसे की मूर्ति, हमेशा पूछा जाता है कि नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किसकी? कांसे की मूर्ति, याद रखेंगे। और घोड़े के दांत, घोड़े के दांत भी कहां से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। घोड़े के दांत कहां से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कंप्लीट। देखेंगे एक जगह है लोथल, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। लोथल कहां पड़ता है मेरे दोस्त? तो ये गुजरात में पड़ता है। यहाँ से गोदीवाला का साक्ष्य मिला है। लोथल जो है बंदरगाह नगर है, एक गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित एक बंदरगाह नगर। देख लीजिए, एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से कई चीजों का प्रमाण मिले हैं, जैसे गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का मतलब बंदरगाह, यहाँ लिखा हुआ बंदरगाह। अन्नागार, स्नान गिरी, नालियों की अच्छी व्यवस्था, पूरी हाथी दांत। देखिए इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ से, है ना। लोथल से क्या मिले साथी? यहाँ मिले हैं हाथी दांत। घोड़े की मूर्तियां, अगर घोड़े की मूर्ति मिली है तो वो बना हुआ मिट्टी की है, वो कहां से मिले है? तो लोथल से। याद रखेंगे। युगल समाधान, युगल समाधान का मतलब कि अगर एक ही व्यक्ति को मरने के बाद एक ही समाधान में उसको दफनाया जाता था या रखा जाता था, लेकिन यहाँ मिले युगल। युगल का मतलब जोड़ा, एक साथ में क्या गो? दो को रखा जाने वाला, यानी दो आदमी को एक ही जगह दफनाया जाना, ये मिला है। दो ही नहीं, यहाँ तीन भी मिले हैं, यहाँ से तीन भी मिले हैं, याद रखेंगे। दोहरे कंकाल मिले हैं। नलियों में सोखता गड्ढे, देखिए आज हमारे यहाँ अगर नाली गली में दिक्कत होती है तो आज हमारी सरकार योजना बनाई है, या हमारे वार्ड वगैरह जो है कहता है कि आपके बगल में एक सोखता बना लिया जाए, जिसमें पानी अंदर ही अंदर रह जाएगा, गली में इधर उधर नहीं बहेगा। तो इस व्यवस्था को हम आज अपना रहे हैं। सोच के देखिए कि ये व्यवस्था बहुत पहले, यानी देखिए यहाँ पे, है ना, नालियों में सोखता गड्ढे बना के जो किया जाता था, ये उसी समय में किया जाता था। बताइए, ये लोथल से इसका परिणाम मिला है। औद्योगिक क्षेत्र, देखिए आज का हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग हैं, लेकिन उस जमाने में भी लकड़ी का, कुछ धातु के, और कुछ पत्थरों से, कुछ मिट्टी से, और कुछ कपड़ों के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे, है ना, प्रोडक्ट हमारे समाज में मौजूद था। तो उन सारे चीजों को बनाने वाले व्यक्ति एक जगह अगर बनाते होंगे, रखते होंगे, तो उसको भी हम लोग उद्योग धंधे के तर्ज पर मानते हैं। और उद्योग धंधा वहां सुचारू ढंग से चल रहा था। तेल खड़ी की मुहरें बनाई जाती थी। सीप और मनका बनाने के कारखाने, देखिएगा, सीप और मनका मतलब मोती, मूंगा वगैरह भी वहां काम किए जाते थे। प्रमुख आधार परिवार था। देखिएगा, यहाँ कहता है कि समाज का प्रमुख आधार जो है वो क्या था? तो परिवार था। समाज का प्रमुख कड़ी बताया गया है किसको? परिवार का। समाज कैसा था भैया? तो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का मतलब हुआ कि मातृ प्रधान थे। आज हमारे यहाँ पुरुष प्रधान है। हमारे पुरुष चाहें तो अपने एक या दो अन्य स्त्रियों के साथ विवाह कर करके अपने घर में रखेंगे, उनको खाना पीना खिलाएंगे, उनसे संतान पैदा करेंगे, और जो बच्चे जन्म लेंगे, चाहे वो किसी धर्म, किसी कास्ट की महिला क्यों ना हो, उनसे अगर शादी करेंगे, लेकिन उनसे जो बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चा एवं बच्ची का नामकरण जो होगा, पितृ मतलब हो गया पिता, के वंशजों के आधार पर नामकरण किया जाएगा। इसी से हम लोग समझते हैं कि पितृसत्तात्मक देश हमें अभी मेरा या फिर समाज चल रहा है। लेकिन उस जमाने में जो है मातृसत्तात्मक का अर्थ हुआ कि महिलाएं
अपने स्वेच्छा से एक से अधिक पुरुषों के साथ में शादी विवाह कर सकते थे। उनके साथ में जो उनके बच्चे पैदा होते थे, उन बच्चे एवं बच्ची का नामकरण जो नाम होता था, वो माता अपने वंशज अपने कुल के आधार पर उनका नामकरण करते थे। और इससे पता चलता था कि वो जो है मातृसत्तात्मक समाज था। याद रखेंगे, ये हुआ मातृसत्तात्मक समाज। समाज में 4 वर्ग थे। समाज में 4 वर्ग थे। विद्वान वर्ग, जो विद्वान लोग पढ़े लिखे होते थे। दूसरा व्यापारी वर्ग, जो एक वस्तु को दूसरे वस्तु से बदलना बदली करते थे, या एक वहां एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाना, लाना, बेचना, बदलना, ये काम होता था। योद्धा वर्ग, योद्धा वर्ग मतलब अपने समाज को बचाने के लिए किसी से लड़ जाना, लड़ाई करना, बहादुर लोग, एक प्रकार के ये समाज था योद्धा वर्ग। और एक थे शिल्पकार एवं श्रमिक वर्ग। शिल्पकार का मतलब चाहे तो लकड़ी का, चाहे तो पत्थर का, चाहे तो मिट्टी का, अन्य प्रकार के छोटे छोटे बड़े बड़े मूर्ति बना कर करके अपने समाज में और अपने समाज से दूसरे के समाज में, अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या करना, भेजना, है ना। ये भी एक प्रकार का अपने अर्निंग का यानी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का तरीका था। तो वो शिल्पकार और श्रमिक वर्ग जो अपने कृषि कार्य में, पशु के साथ में मत्स्य पालन, अन्य क्षेत्र में अपना काम करते थे। तो ये शिल्पकार और श्रमिक वर्ग। तो आप समझ सकते हैं कि समाज में कितने वर्ग के लोग थे। याद रखेंगे, विद्वान वर्ग सही, व्यापारी वर्ग सही, योद्धा वर्ग सही, और शिल्पकार एवं श्रमिक वर्ग। समझ सकते हैं। और क्या था देखेंगे, पासा। पासा जो खेला जाता है, पासा जो खेला जाता है, वो पासा इस काल का प्रमुख खेल था। पासा इस काल का प्रमुख खेल था। और माप तौल के लिए घनाकार बांटो, बांटो मैंने समझते हैं, बांटो में होता है बटखरा। बटखरा जो हमारे अभी गांव देहात समाज में आप देख रहे होंगे कि जो भी दुकान खुलता है, अब तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगी हुई, आपके तराजू आ गए हैं। लेकिन पहले जो होता था लोहे का या पत्थरों का या रगड़ घिस करके कुछ ईंटों का भी बना दिया जाता था। लेकिन उस समय में बात कर रहा है कि माप तौल के लिए जो बांट होता था यानी बटखरा होता था, वो घनाकार होता था, घन के समान होता था और दशमलव पत्ती से भी परिचित है। देखिए जो आज हम लोग लिखते हैं 2.3, 3.5, 5.9 वगैरह वगैरह, तो ये दशमलव प्रणाली भी यानी काउंटिंग के रूप में अगर हम दशमलव की प्रणाली बात करते हैं तो आज नहीं, ये बहुत पहले हमारे सिंधु सभ्यता में ही अगर देखते हैं तो प्राचीन काल में ही दशमलव पत्ती से भी लोग परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः कांस्य युगीन था। अपने कांस्य युगीन था, याद रखेंगे, लोहे का नहीं था, है ना। याद रखेंगे कांसे के बर्तन का ज्यादा यूज किया जाता था। कांसे के धातु, कांसे के बहुत सारे औजार बनाए जाते थे। यानी कि वहां सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता कैसा था, तो कांस्य युगीन था, लौह युगीन नहीं थे, कांस्य युगीन थे। लेकिन तांबे के प्रयोग से भी वे परिचित थे। हाँ, क्योंकि आपने सुना था कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहला प्रयोग की जाने वाला धातु क्या था, तो वो था तांबा। यानी कांस्य युगीन थे, कांसे के सबसे ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता था, लेकिन तांबे से भी लोग परिचित थे, है ना। कांसा, टीन एवं तांबे को मिलाकर मंजूसा याद रखेंगे बनाया जाता था। अग्नि पूजा के संकेत भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग आग का भी पूजा करते थे। आज भी हम लोग आहुति देते हैं, हवन करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसमें आग का भली भांति हम लोग भी आज उनका मान्य मर्यादा रखते हैं। और वहां से भी पता चलता है कि अग्नि को, आग को पूजा के समान यानी कि पूजनीय माना जाता था। अग्नि पूजा सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। नगर 3 भागों में विभक्त थे भैया। वहां के जो नगर थे 3 भक्तों में विभक्त थे, है ना। और आटा पीसने की चक्की, 2 पाट आदि। हाँ, आज भी हम देखते हैं, आज तो मशीनीकरण के दौर में हम चलते हैं, लेकिन आटा पीसने का यानी कि आटा पीसने कहना यानी गेहूं पीसना, किसी प्रकार के अनाज को रगड़ना, दरना या पीसने के लिए 2 पार्ट में जो हम लोग आज देखते हैं, सिलौटी होता है, लोढ़ी होता है, वो मसाले रगड़ने के लिए। लेकिन एक प्रकार से आप सत्तू बनाते हैं, गेहूं का आटा बनाते हैं, चना रगड़ते हैं, राहर रगड़ते हैं, तो आप इसको देखते हैं कि एक प्रकार से हम लोग ऐसे करने वाले मशीन ही मानिए उसको। सिलौट के अलावा हम लोग देखते हैं जाता बोलते हैं, है ना। यानी सिलौट और जाता दोनों जो होता है 2 फलक होते हैं। एक पर तो रगड़ करके कुछ काम किया जाता है और एक उसको गोल से घुमा करके किया जाता है, जिसको हम लोग जाता बोलते हैं। उसमें लोहे या उस समय में तो लोहे नहीं हुआ करते होंगे, लकड़ी होते होंगे, आज भी लकड़ी के ज्यादा होते हैं उसके हैंडल, है ना। और इससे जो है अनाज को पीसने में मदद मिलती थी, है ना। तो इस चक्की के 2 पार्ट आदि भी हमको उस टाइम में ये सारी व्यवस्था था।
धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। देखेंगे धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। नगर 3 भागों में विभाग था। मध्य नगर मध्यमा के केवल यही पाया गया। कंप्लीट। तो आज तक इतना ही। तो फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। कल हम आपको इसके आगे बताने का प्रयास करेंगे। तब तक यहीं तक समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कालीबंगा से आगे समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।